नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। निर्वाचन कार्यों को लेकर तैयारी पूरी, जिला एवं पुलिस प्रशासन मुस्तैद। आचार संहिता में गणतंत्र दिवस समारोह, निर्देशों का करना होगा पालन। जमीन विवाद में जानलेवा हमला, 2 आरोपी गिरफ्तार। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किया गया रिचार्ज, दावेदारों के नाम होंगे जल्द तय। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है, जिसे लेकर जिले में निर्वाचन प्रक्रिया और तैयारियों की जानकारी साझा करने जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण और एसपी रजनीश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पूरी प्रक्रिया के बारे में बताया। जहां उन्होंने बताया कि तय कार्यक्रम के अनुसार नगरीय निकायों के लिए 22 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं 11 फरवरी को मतदान होंगे और 15 फरवरी को मतगणना की जाएगी। पंचायतों में 27 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 3 चरणों में 17, 20 और 23 फरवरी को मतदान किए जाएंगे। नगरीय निकायों के लिए 1 नगर निगम, 3 नगर पालिका और 3 नगर पंचायत में कुल 631 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 127 मतदान केंद्र संवेदनशील है। वहीं 4 जनपद पंचायतों में 1675 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 312 मतदान केंद्र संवेदनशील है। इसके अलावा निकाय चुनाव ईवीएम मशीन तो पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से 2500 सीएफ बल तैनात किए जाएंगे। वहीं पुलिस बल पूरी मुस्तैदी से गतिविधियों पर नजर बनाकर कार्य करेगी। कल दिनांक 20 जनवरी को 3 बजे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, कर दी गई है। इसमें मुख्य रूप से नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव होने हैं। जहां तक बिलासपुर जिले की बात करें, हमारे यहाँ नगरीय निकाय के जो चुनाव होने हैं वो एक दिन होंगे। 11 फरवरी को वोटिंग और 15 फरवरी को काउंटिंग होना है। जो नगरीय निकाय के जो इलेक्शन होंगे वो ईवीएम पे होंगे। इसी प्रकार से नॉमिनेशन कल प्रारंभ हो जाएगा। अगर हम त्रिस्तरीय पंचायत की बात करें तो 3 फेज में होना है। मस्तूरी में फर्स्ट फेज में 17 को वोटिंग होगी, बिल्हा में सेकंड फेज में 20 को वोटिंग होगी और कोटा और तखतपुर में थर्ड फेज में 23 तारीख को वोटिंग होगी। इस प्रकार से हमने तैयारी की है और कल हमने इस संबंध में हमारे जितने जिला स्तर के नोडल अधिकारी हैं, सभी एसडीएम्स, उसमें पुलिस के हमारे जितने गस्टेड ऑफिसर्स हैं उनकी बैठक ली है। दंडाधिकारी जो हमारे अनुविभागीय दंडाधिकारी होते हैं उनकी बैठक ली है। और सबसे पहले जो हमारा 2 कंसर्न मेजर रहेगा, पहला चुनाव की व्यवस्था करना और दूसरा चुनाव संपादित करना। चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गला कटने से 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं एक महिला वकील घायल हो गए। समाचार पत्रों में इसे लेकर सोमवार को प्रकाशित खबर पर सीजे रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने संज्ञान में लिया। हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को शपथ पत्र के साथ जवाब देने को कहा है कि प्रतिबंध के बावजूद प्रदेश में चाइनीज मांझा कैसे बिक रहा है। अब इस पर 29 जनवरी को सुनवाई होगी। दरअसल रायपुर के पचपेड़ी नाका क्षेत्र में पिता के साथ गार्डन जा रहा 7 साल का बच्चा चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया। इससे बच्चे का गला कट गया। बुरी तरह लहूलुहान बच्चे को पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन बच्चे की मौत हो गई। वहीं एक अन्य मामले में महिला वकील पूर्णिमा कौशिर घायल हो गई। चाइनीज मांझे की चपेट में आने से उनकी उंगली कट गई। इसे लेकर सोमवार को छपी खबर पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि वर्ष 2017 में चाइनीज मांझे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि इसके बाद भी बाजार में चाइनीज मांझा कैसे बिक रहा है। हाईकोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा देने पर भी जानकारी देने के निर्देश दिए।
कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर अवैध धान के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई की गई। एक किसान के पास बेचने के लिए धान शेष नहीं था। उन्होंने बाजार से धान खरीदकर केंद्र में बेचने पहुंचा। संयुक्त टीम ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। किसान का 80 क्विंटल धान बरामद कर लिया गया। इस प्रकार धान नहीं होने के बावजूद ज्यादा पैमाने का टोकन कटाने वाले 10 किसानों का 876 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया गया। कलेक्टर ने आगे और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए। जिला खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया ने बताया कि तहसील मस्तूरी स्थित धान उपार्जन केंद्र चिल्हाटी का भौतिक सत्यापन नायब तहसीलदार द्वारा किया गया। मौके पर उपस्थित कृषक के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन उपरांत धान कम पाए जाने पर 81 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कृषक की सहमति से कराया गया। इसी प्रकार तहसील सकरी स्थित धान उपार्जन केंद्र घुरू में तहसीलदार सकरी जांच हेतु उपस्थित हुए। मौके पर उपस्थित कृषक राधेश्याम शर्मा के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन उपरांत 135 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कृषक की सहमति से कराया गया। तहसील मस्तूर स्थित धान उपार्जन केंद्र सह सेवा सहकारी समिति जोंधरा में नायब तहसीलदार द्वारा उपस्थित होकर जांच की गई। मौके पर उपस्थित किसानों के पास उपलब्ध धान के भौतिक सत्यापन उपरांत कुल 7 कृषकों से 359.60 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया गया। तहसील बोधरी स्थित धान उपार्जन केंद्र सरवानी का निरीक्षण नायब तहसीलदार बोधरी द्वारा किया गया, जहां जारी टोकनों का भौतिक सत्यापन किया गया एवं लगभग 300 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कृषकों द्वारा किया गया। विकासखंड तखतपुर स्थित धान उपार्जन केंद्र टांडा के कृषक कृष्णा देवी गुप्ता कोटा के द्वारा 80 क्विंटल धान कोटा से खरीद कर लाया जाना पाया गया। नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचनों की आदर्श आचार संहिता लागू रहने की अवधि में गणतंत्र दिवस मनाए जाने के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें राजनीतिक पदाधिकारियों जैसे मुख्यमंत्री, राज्यों के मंत्री, सांसद, विधायक आदि समारोह में मुख्य अतिथि की हैसियत से उपस्थित हो सकेंगे, किंतु शर्त यह है कि वे अपने उद्बोधन में देश की स्वतंत्रता, भारत, छत्तीसगढ़ राज्य की महिमा, शहीदों की उपलब्धियों, देशभक्ति एवं प्रेरणादायी उद्बोधन तक ही सीमित रहेंगे। किसी भी स्थिति में राजनीतिक प्रचार प्रसार की अनुमति नहीं होगी। उद्बोधन में राज्य की प्रचलित योजनाओं का उल्लेख किया जा सकेगा, किंतु कोई भी नई घोषणा नहीं की जा सकेगी। मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक या कोई अन्य राजनीतिक पदाधिकारी अपने गृह जिले या निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों पर शासकीय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हो सकेंगे। ऐसे राजनीतिक पदाधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने का इरादा रखते हैं, वे भी उस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी समारोह में अतिथि के रूप में शामिल नहीं हो सकेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासन की प्रचलित योजनाओं का झांकियों के रूप में प्रदर्शन किया जा सकेगा। झांकियों में राजनीतिक प्रतिनिधियों के चित्र नहीं लगाए जा सकेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसी भी प्रकार की नई घोषणाएं नहीं की जा सकेंगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर कोई आपत्ति नहीं है, किंतु यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रचार प्रसार ना हो। त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के निर्वाचन जनप्रतिनिधि जिनका कार्यकाल शेष है, वे अपने पंचायतों एवं नगरीय निकायों के कार्यकाल में ध्वजारोहण कर सकेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित सभी समारोह में आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अकलतरी में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर हुए विवाद में आरोपी पिता और पुत्र ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर एक ग्रामीण की जान लेने की कोशिश की। मिली जानकारी के अनुसार घटना 18 जनवरी की सुबह की है, जब पीड़ित रामपाल तिलकराज मछली पकड़ने ग्राम अकलतरी के बहरा खार बंधी में गया था। वहीं पर बेचा कब्जा शासकीय भूमि के विवाद को लेकर गांव के रामचंद्र उर्फ प्रफुल्ल शर्मा अपने पुत्र मयंक शर्मा के साथ मिलकर हत्या करने की नियत से रामपाल के सिर पर कई बार कुल्हाड़ी से वार किया, जिसको रोकने से रामपाल के हाथ व कंधे में भी गंभीर चोटें लगी। मारपीट करने से रामपाल वहीं बेहोश हो गया था, जिसको आरोपी पिता पुत्र मरा हुआ समझकर वहां से भाग निकले। रामपाल के होश में आने पर वह लहूलुहान घर वापस आया और घर के बाहर आवाज देकर अपने भतीजे अरविंद तिलकराज को पूरी घटना बताई, जिसने आसपास के ग्रामीणों और डायल 112 को इसकी सूचना दी। घायल रामपाल को रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्रारंभिक उपचार कर गंभीर हालात में देखते हुए उसे सिम्स रिफर कर दिया गया। उसका सघन उपचार किया जा रहा है। मामले में पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर रतनपुर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी, जिन्होंने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। कुम्हारपारा के वार्ड नंबर 23 मदर टेरेसा से भाजपा की प्रबल प्रत्याशी बिट्टू प्रजापति ने दावेदारी की है। उनका कहना है कि वार्ड के लोगों के कहने और समाज के हित के लिए चुनाव लड़ूंगी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर इन दिनों दावेदारी करने वालों ने अपने अपने स्तर से दावा किया है। इसमें ऐसे कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसमें एक उम्मीद की जा सकती है कि टिकट मिलने से उनकी जीत निश्चित होगी। आपको बता दें कि भाजपा नेता अशोक प्रजापति की पत्नी बिट्टू प्रजापति ने मदर टेरेसा के वार्ड नंबर 23 से दावेदारी की है। उनका मानना है कि अगर उनको पार्षद की टिकट मिलती है, जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगी और वार्ड में विकास की गंगा बहाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। चूंकि केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसलिए वार्ड में भी किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। और जैसा कि आपको मालूम है कि महिलाओं को लेकर भाजपा की सरकार गंभीर है और सरकार खुद चाहती है कि महिलाओं के लिए ज्यादातर योजनाएं लागू हों और महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ मिले। इसलिए सरकार कई तरह की योजनाएं निकाल रही है। इस मामले में मीडिया से रूबरू होकर बिट्टू प्रजापति ने बताया कि उनकी प्रमुख प्राथमिकता वार्ड को विकसित करना है, जिसको लेकर वह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि वो ही नहीं बल्कि वार्ड की जनता भी उन्हें पार्षद पद पर खड़े होने को प्रेरित कर रही है, ताकि वार्ड की बागडोर मजबूत हाथों में जा सके। मैं आपके पत्नी जी क्या हो? वार्ड नंबर 23 से पार्षद पद हेतु दावेदारी कर रही हैं। तो आप वार्ड के लिए क्या पहला प्राथमिकता रहेगा काम करने के लिए? पहला तो मैं इस मोहल्ले का वार्ड नंबर 23 का मैं जो बिजली का है, नाली का है और मतलब रोड का है, ये सब का मैं काम करेंगे। मतलब साफ सफाई में वो नहीं छोड़ूंगी। हर चीज़ का मतलब आगे आगे निर्णय लूँगी कि मैं इस मोहल्ले का वार्ड नंबर 23 का मैं साफ़ सफाई करवाऊँ। नाली हो गया, नल हो मतलब बम्बे वगैरह का, बिजली वगैरह का, सबका देखभाल करूँ मैं, है ना। और रहा महिलाओं का, तो मैं महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हूँ, महिलाओं को आगे लाना चाहती हूँ मैं, है ना, उनके लिए सब कुछ करना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण पर लाए गए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर अब 27 जनवरी को सुनवाई होगी। सोमवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में केस की सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि अध्यादेश पारित होने को लेकर अनुच्छेद 213(2) के तहत राज्यपाल ने सहमति दी है। दरअसल सूरजपुर के जिला पंचायत उपाध्यक्ष नरेश रजवाड़े ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राज्य सरकार के पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता के एडवोकेट शक्तिराज सिन्हा ने कहा कि राज्य शासन ने ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 129(ड) की उपधारा 3 को विलोपित कर दिया है। सरकार बीते वर्ष 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2024 ला चुकी है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बताया है कि अध्यादेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा के 16 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक के सत्र में इस महत्वपूर्ण अध्यादेश को पारित नहीं कराया गया।
केवल इसे विधानसभा के पटल पर रखा गया है। सरकार ने अध्यादेश लाकर गंभीर चूक की है, जिसके कारण यह अध्यादेश वर्तमान में विधि शून्य और औचित्यहीन हो गया है। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए सोमवार को आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसके बाद भाजपा और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी पार्षद चुनाव के लिए दावेदारी करने वाले और पूर्व पार्षदों की लगातार बैठक कर रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को कांग्रेस भवन में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस के पदाधिकारी और संगठन के लोगों ने शिरकत की। बैठक के दौरान इस वार्ड से केवल एक नाम सामने आया, उसे फाइनल करने का निर्णय लिया गया है। वहीं जिस वार्ड से दोस्ती लोगों को नाम आ रहा है, वहां कांग्रेस द्वारा बनाई गई टीम वार्ड में पहुंचकर लोगों से चर्चा करने के बाद पार्षद प्रत्याशी का नाम की घोषणा करेगी। कांग्रेस इस बार नगरीय निकाय के मद्देनजर अपनी तैयारी पूरी कर ली। वहीं इस बार पार्टी द्वारा तय किए गए परीक्षक वार्ड में जाकर 1-to-1 प्रत्याशी का चयन करेंगे। उसके कारण अगर अटक गए हो कहीं तो उनका मतलब ये अधिकार है कि और भी काम हमने आमंत्रित किया, वो आ भी रहे, अभी पहुंच जाएंगे। अगर किसी कारण से वो नहीं भी आ पाए, हमारे साथ सह पर्यवेक्षक बनर्जी जी लगातार पूरी बैठक करते हैं और उन्होंने पूरी जानकारी भी बताई, तो उन्हें दे देंगे। अभी आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो बैठक हुई थी कि आप लोग पार्षद उम्मीदवार से भी 1-to-1 बात करें, जो भी 1-to-1 मिलना चाहता है सारे करता है। महापौर प्रत्याशी से मिल लेंगे, वरिष्ठ नेताओं से मिल लेंगे, कोई पार्षद का प्रत्याशी मिलना भी चाहता है, लेकिन एक प्रोसेस है। मुझे लगता है कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से ही जो है आवेदन आमंत्रित किए जाने चाहिए और वो कांग्रेस पार्टी ने वो नियम भी बनाया। विधानसभा के आवेदन भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के माध्यम से आते हैं, पार्षद के आवेदन भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आते हैं, जिला कांग्रेस कमेटी उस पर निर्णय लेती है। लगता है कि वो प्रोसेस का पालन लगभग फाइनल कर देंगे 100%। पार्षद के लिए रायपुर तक नामांकन के आधा घंटा पहले। देखिए, कल ही राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव डिक्लेयर किया और आप कांग्रेस भवन की भीड़ ये बताती है कि कांग्रेस के टिकट पाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं और हमारे संगठन की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। वार्डों की बैठक हो रही थी, पर्यवेक्षक भी नियुक्त हो गए थे, तो मुझे लगता है एक अच्छा माहौल है और महापौर का चुनाव डायरेक्ट है, उसका भी फायदा कांग्रेस को मिलेगा और कांग्रेस के हर वार्डों में प्रत्याशी लगभग तैयारी में है। मुझे लगता है कि जो चयन प्रक्रिया है, क्योंकि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, तो उसकी चयन प्रक्रिया अपने हिसाब से होगी। जो पर्यवेक्षक आएंगे वो 1-to-1 बात करेंगे, उसके बाद हमारा जो संगठन है वो तय करेगा। और कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें भी निर्णय हुआ था कि जो जिला कांग्रेस कमेटी से जो सिंगल नाम आएंगे उन पर वहाँ विचार नहीं किया जाएगा, उससे फाइनल किया जाएगा। और जहाँ पर डबल नाम या ट्रिपल नाम का पैनल आएगा उस पर डिस्कशन किया जाएगा कि किसको टिकट देना चाहिए। तो कब तक फाइनल हो जाएगा? ये अभी 23 तारीख को डॉकेट चले जाएगा। मुझे लगता है कि 25-26 तारीख तक कैंडिडेट का डिक्लेरेशन शुरू हो जाएगा। बिलासपुर में मौसम का मिजाज बदलने से रात में ठंड महसूस हो रही है। वहीं इन दिनों गर्मी का एहसास होने लगा है। दिन और रात के तापमान में 9 डिग्री का अंतर आ गया है। सोमवार को दोपहर में अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस और रात का पारा 11.4 डिग्री पर आ गया, जिससे ठिठुरन बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार अभी सर्द मौसम ऐसे ही बना रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 25 जनवरी के आसपास न्यूनतम तापमान बढ़ने की संभावना है। 26 और 27 जनवरी को इसमें गिरावट आएगी। इस बीच मध्य भारत में आसमान साफ रहेगा। ऐसे में दिन के तापमान में वृद्धि का क्रम जारी रह सकता है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।
4000 साल पुराना मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज। निक्की का तो तेल निकल रहा है। मेरे को पता भी नहीं बैंगन टेस्ट कैसे करता है। मतलब मैंने कभी खाया ही नहीं है बैंगन। तू का स्विट्जरलैंड में रहती थी क्या पहले? 27 जनवरी से रात 8 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर।